नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 4 बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। जो भी लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, वो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो आप मेरे इसी चैनल पे पिछले वाले वीडियोज़ में मेरा स्कोर कार्ड और मेरे और भी वीडियोज़ इंटरव्यू के पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। और ये मेरा इंटरव्यू सीरीज़ का चौथा वीडियो है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने बता रखा है कि 200 से 250 टॉपिक बताऊँगा। उसमें ये चौथा वीडियो है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने 130 टॉपिक्स की लिस्ट दी थी, उसी में से मैं थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ क्लियर करवा रहा हूँ। तो आज इस वीडियोज़ में मैं साइंस के वो क्वेश्चन जो कि एकदम बेसिक लेवल के होते हैं अप टू क्लास 10th, जो कि पैनल मेंबर ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में पूछ लिया करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है कि नहीं है। तो वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आज प्रिपेयर किए हैं और वो सारे पीपीटी के थ्रू आपको बता दूँगा। उससे पहले ये बता दूँ कि इसके जस्ट आने वाले अगले वीडियोज़ में मैं ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन की लिस्ट और उनके एक सूटेबल आंसर क्या हो सकते हैं, जिनको आप पैनल मेंबर को दे के बेस्ट इंटरव्यू स्कोर पा सकते हैं। जैसे कि आपने यही बैंक को प्रेफ़रेंस क्यों दिया? गैप ईयर पे आपका क्वालिफ़िकेशन से बैंक का लेना-देना क्या है? रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चंस का एक 4-5 क्वेश्चंस को मैंने अरेंज करके और उनको वीडियोज़ में लेके आऊँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे साइंस के क्वेश्चन की पीपीटी के थ्रू, की जो कि एक्सपेक्टेड हैं और जो आ सकते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और पीपीटी पे चल के अब सारा का सारा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टॉपिक देख लेते हैं। चलिए चलते हैं पीपीटी पे। तो हम आ चुके हैं अपने पीपीटी पे और जैसा कि मैंने बताया था कि ये सारे साइंस के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, तो ये सारे मैंने यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं और चलिए फटाफट आपको 10 मिनट के अंदर दिखा देता हूँ कि ये सारे कौन से क्वेश्चन है, आप तैयार करके जाइएगा। कुछ 10-12 क्वेश्चन का मैंने एक सूटेबल आंसर तैयार किए हैं, उसके अलावा मैंने वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिए हैं, वो आप अपने से फटाफट पढ़ लीजिएगा किसी बुक से लेके। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है फंडामेंटल यूनिट। आपसे पूछा जा सकता है कि वो 7 फंडामेंटल यूनिट के नाम बता दीजिए और इनसे जुड़े हुए फिजिकल क्वांटिटी भी बता सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स तो सबने पढ़ा होगा अप टू क्लास 10 तक, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ काम करता है। मैंने एक परफेक्ट डेफिनेशन दे रखा है, बाकी आप खुद से भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन मैंने वो प्रिपेयर कर रखे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि सेंटर की तरफ काम करते हैं, जैसे फॉर द प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, तो ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केपलर लॉ, 3 लॉ होते हैं टोटल केपलर लॉ के। जब केपलर ने लॉ बनाए थे तो उसके 3 लॉ बनाए थे, तो ये तीनों लॉ मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में। तो पहला यही क्वेश्चन है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकस। एक फोकस पे सन फिक्स रहता है, दूसरा जो होता है एरियल वेलोसिटी इच प्लैनेट का फिक्स होता है, तभी तो वो सन के पास जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब वो सन से दूर रहता है तो उसकी स्पीड फास्ट रहती है। तीसरा जो है इसका लॉ, वो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर क्यूब। ए यहाँ पे टी जो है वो टाइम पीरियड है और ए जो है एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। तो ये 3 लॉ हैं, इनको आप देख लीजिएगा बुक से, और भी अच्छा अगर आपको डिफिनेशन मिले तो देख लीजिएगा। मेरा बस ये काम है कि ये तीनों मतलब जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपका प्रिपेयर हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत फंसाने वाला टॉपिक है और इस पर हमेशा पैनल मेंबर फंसा देते हैं। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको ये है, F=G×m1m2/r², जहाँ पे यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये आप याद करके जाइएगा। अब चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन के 3 नियम है पता है, तो ये ग्रेविटेशनल मोशन से जो ग्रेविटेशनल लॉ है उनसे अलग है, इनको और उसको मिक्स मत कर दीजिएगा। पहला वही लॉ ऑफ इनर्शिया, जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और जो मोशन में वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सेकंड, जो कि फोर्स का डेफिनेशन कर देता है उसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जो थर्ड लॉ है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, वो थर्ड लॉ है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताइए। तो जो स्मॉल जी होता है वो एक एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस इतना ही डिफरेंस है। जो हम स्मॉल लिखते हैं वो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है, और ये जो है होता है ये ग्रेविटी की वजह से होता है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं।
और जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और दोनों में रिलेशनशिप यही है, और इसकी वैल्यू मैंने बता रखी है, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक आइडियल कंडीशन माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट जी, ये याद रख लीजिएगा। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ऊपर या नीचे दोनों कंडीशन में जाने पे। पोल पे अर्थ की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पे जो होती है जो जी की वैल्यू वो मिनिमम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछा जा सकता है। इसमें पैनल नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट लेके पूछते हैं क्वेश्चन। हाउ डू फिश सर्वाइव इन फ्रोजन वाटर? इट्स ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। सिर्फ इसका यही आंसर है कि आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वॉल्यूम होता है वो वाटर का वो घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि डेंसिटी घटने लगती है। इसके वजह से जो ऊपर वाली पानी रहती है वो ऊपर ही रह जाती है, और नीचे वाली पानी जो डेंसिटी घटने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती है, तो नीचे पानी बना रहता है और ऊपर जो है वो आइस तैयार हो जाता है। तो ये एक सूटेबल आंसर है। ये आप ग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका और भी सूटेबल आंसर आपको लगे तो आप देख लीजिएगा। मेरा सिर्फ ये काम था कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि फिश से जुड़े क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि जो कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ में जो नलों में पानी जो है वो जम जाता है, वो क्यों जम जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। तो ये प्रॉपर्टी अब पढ़ के जाइएगा वाटर की। अगला क्वेश्चन, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड लिक्विड। मतलब अगर हम कुछ भी प्रेशर दें तो वो ऑल पूरे के पूरे लिक्विड पे, ऑल थ्रू लिक्विड पे वो फैल जाएगा, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो पास्कल लॉ वो पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपने सुना होगा कि जो जहाज है वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो वो क्या है, या फिर कोई बॉडी अगर डूब रही है या हल्की हो रही है तो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जब भी कोई जो बॉडी है वो लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही होती है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर उसके वेट में कमी आ जाती है। वो कमी कैसे आती है? जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया होगा उतने के वेट के बराबर उसमें कमी आ जाती है। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई चीज़ कैसे तैर रही होती है, तो शिप्स में ये यूज़ किया जाता है। इसलिए मैंने एग्जांपल भी लिख रखे थे कि जब जैसे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि शिप्स तो तैरते हैं लेकिन जो लोहे की छोटी छोटी कील होती हैं या कॉइन्स होते हैं वो तो डूब जाते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही आंसर दे पाएगा कि जितने एरिया में उसने वाटर डिस्प्लेस किया होगा उसके बराबर अगर इक्वल वेट है, मतलब जिस बॉडी का वेट उस वाटर के वेट से ज़्यादा है तो वो तो तैरेगा। और अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है जैसे कि कॉइन या फिर कील में, अगर वो जितने एरिया में उसने पानी डिस्प्लेस किया होता है उसके मुकाबले उसका वेट ज़्यादा होता है इसलिए वो डूब जाता है। अगर वो पानी का वेट ज़्यादा रहेगा तो वो आपको ऊपर उठाए रखेगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको आप अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमेशा पूछा जाता है कि अगर आइस के ऊपर आइस का मेल्टिंग पॉइंट घटाए बढ़ाए तो क्या होगा, मतलब प्रेशर अगर उसके ऊपर घटाए बढ़ाए तो क्या होगा। तो कुछ भी अगर करते हैं, जिन ऐसे सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, जैसे घी। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लाइक आइस, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगा और डिक्रीज करने पे डिक्रीज होगा, ऑल केसेस में, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफेस टेंशन को डिफाइन करिए, क्योंकि सरफेस टेंशन से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हम लोग साबुन यूज करते हैं तो उसमें बड़े बड़े बबल्स बनते हैं, तो वो बबल्स सरफेस टेंशन की वजह से बनते हैं। ये सारे जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लेके आया हूँ वो सब के सब आपके डेली लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सरफेस टेंशन का डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, और ये फार्मूला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमेशा पूछा सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का इसलिए वो पूछ लेंगे क्योंकि उनको ऑफिस में वो सारी चीज़ें रखी होंगी इंटरव्यू रूम में। जैसे बॉटल का ही पूछ लेंगे कि वो बॉटल क्यों खड़ी है, बॉटल या फिर पेन स्टैंड वो सब ऐसा क्यों रखा हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ से। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो होता है जहाँ पे उसका पूरा का पूरा होल मास डिफाइंड हो या कंसंट्रेटेड माना जाए, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बर्नौली थ्योरम, ये हमेशा पूछा सकता है जैसे जहाज़ क्यों उड़ती है। ये सारे के सारे जो थ्योरम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब के सब सिंपल लाइफ में डेली हम लोग देखते रहते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल हो, एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लूइड प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों का जो वैल्यू होता है, सम का वैल्यू वो कांस्टेंट होता है हमेशा। तो ये बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम का एग्जांपल जैसे जहाज़ का उड़ना, या फिर जब भी कभी आंधी तूफान आता है तो टीन शेड का उड़ जाना, तो इन सब में बर्नौली थ्योरम यूज़ होता है। तो आप बर्नौली थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफाइन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन आप इन सारे के डिफिनेशन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट ने मुझसे कहा था कि वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दीजिए, तो मैं वो लेके आया हूँ। एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन यही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन आपके सामने रहा कि पर यूनिट टाइम में कितनी बार वो होता है, रिपीट करता है, मतलब पर सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार अपने उसी पाथ को या फिर उसी बिहेवियर को रिपीट कर रहा होता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम पीरियड जस्ट इसका उल्टा, अपने एक पूरे के पूरे ऑसिलेशन को या फिर अपने एक पूरे के पूरे पाथ को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगाता है, वो उसका टाइम पीरियड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं यहाँ से फटाफट आपको केवल टॉपिक बताता चलूँगा, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। आपने केवल टॉपिक मांगा था, मैंने पहले कहा था 10 से 12 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूँगा, उसके अलावा टॉपिक। पिच को पढ़ के जाइएगा, क्वालिटी, इको, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे अरेंजमेंट इन सिनेमा हॉल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अगला हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन्फेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ आप पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये लेंस के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओम्स लॉ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक करंट आए होते हैं इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगेगा तो क्या होगा, पैरेलल में, सीरीज में लगेगा तो क्या होगा, ये भी बता दीजिएगा। इसका आप रिजल्ट याद करके जाइएगा। इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा कि कैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में लाइन आती है और हमारे जो घरों के सामने जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, ये जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मतलब पढ़ के जाइएगा। देन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राहम लॉ, अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, हाइजेनबर्ग, क्योंकि जो बीएससी केमिस्ट्री से होंगे उनसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले पे चलते हैं। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये आपको लग रहा होगा कि साइंस से जुड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या वजह होती है सोलर इक्लिप्स की, लूनर इक्लिप्स की। लॉन्गेस्ट डे क्यों इसी दिन होता है, 21 जून को। लॉन्गेस्ट डे साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर क्यों होता है, इनका जो एक सूटेबल आंसर है वो आप करके जाइएगा, रोटेशन रेवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि साइंस से आ सकते हैं, या जो साइंस से नहीं भी जुड़े कैंडिडेट हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इन सबको प्रिपेयर करके जाइएगा। और ऐसे ही इंटरव्यू की सीरीज आती रहेंगी। ये जो वीडियो चल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक बार केवल 1-2 वीडियोज डाल के मैं बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है। टाइम की कुछ कमी की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब लगातार 3-4 दिनों तक वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए, अगर वीडियोज़ अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो किसी कैंडिडेट को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, भले सब्सक्राइब ना करें, ताकि किसी का कम से कम कुछ प्रॉफिट हो जाए। चलिए, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन जारी रखिए।